हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं कक्षा 6 के लिए आपकी पाठ्य योजना है और विषय आपका है पर्यावरण अध्ययन का। तो इसको आप समाज विज्ञान में भी आप बनाना चाहते हैं, भूगोल में भी बनाना चाहते हैं, तो इस चैप्टर को आप समाज विज्ञान के भूगोल उप विषय में भी इस लेसन प्लान को बना सकते हैं। अगर आप पर्यावरण अध्ययन में बनाना चाहते हैं सब्जेक्ट में, तो उसको उसमें भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं आज की वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच सबसे आपको पहले पाठ्य योजना लिखना होता है, या फिर उसके सामने नंबरिंग आपको कहे आपके कॉलेज वाले कि 1-2 नंबर लिख दीजिए उसकी, तो उसको नंबरिंग भी कर दीजिएगा। उसके बाद आपको शिक्षक प्रशिक्षु का नाम लिखना है, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है। नेम ऑफ द टीचर ट्रेनी लिखना है, यानी कि आप लड़की हैं या फिर लड़के हैं, शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर यानी कि नामांकन संख्या अपना डाल देना है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं लिखने के लिए कहते हैं आपके कॉलेज वाले डायरेक्ट, तो यहाँ से स्टार्ट करिए, पाठ्य योजना संख्या लिखिए इस तरीके से। उसके बाद विषय लिखिए पर्यावरण अध्ययन, दिनांक यहाँ पे लिखिए, जो भी डेट होगा, जिस डेट में आपने ये लेसन प्लान पढ़ाया होगा उसको डेट यहाँ लिख दीजिएगा, जिससे पता चलता है कि किस डेट में आपने कौन सा लेसन प्लान पढ़ाया है। कक्षा 6वीं है, कालांश यहाँ पे अपने अनुसार भरिएगा। जैसे फर्स्ट पीरियड में गए तो फर्स्ट लिख दीजिए, सेकंड में गए तो सेकंड लिख दीजिए, थर्ड में गए तो थर्ड लिख दीजिए। आपको अपने अनुसार यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखनी है। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे, और समय अवधि है यहाँ पे 40 मिनट की, यानी कि ड्यूरेशन जो है टोटल आपको दिया जाएगा क्लास का वो 40 मिनट दिया जाएगा। हो ये भी आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता, हो सकता है आपके कॉलेज वाले 35 मिनट की क्लास दें, 30 मिनट की क्लास दें, या 45 मिनट की क्लास दें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और हमारा आज का जो प्रकरण है वायुमंडल के तत्व, ये हमारा आज का प्रकरण है। अब आता है लेसन प्लान का सबसे पहला हेडिंग, जिसको कहते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपको कम से कम 3 से 4 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है आपके विषय के बारे में। आप जो विषय पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार की नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं, उसके बारे में सामान्य उद्देश्य में बता चुका हूँ। कम से कम 3 से 4 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट लिखा गया छात्रों को पर्यावरण विषय से अवगत कराना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में भौगोलिक दृष्टिकोण विकसित करना। थर्ड पॉइंट है छात्रों को सामान्य तथ्यों की विषय में बताना। और चौथा पॉइंट है छात्रों में भौगोलिकता के प्रति रुचि जागृत यानी फिर उत्पन्न करना। ठीक है, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। अब चलते हैं विशिष्ट उद्देश्य की तरफ, थोड़ा सा जूम कर लेता है इसको भी। विशिष्ट उद्देश्य सेटिंग के अंतर्गत आपका जो विषय के बाद आपका जो टॉपिक आता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, वायुमंडल के तत्व, तो इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, क्या नॉलेज देना चाहते हैं उनको, इसके बारे में यहाँ पे कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया है छात्रों को वायुमंडल के विषय में बताना। दूसरा पॉइंट है वायुमंडल के तत्वों से अवगत कराना। तीसरा पॉइंट है वायुमंडल की आर्द्रता के विषय में बताना। और चौथा पॉइंट है विषय विभिन्न मौसमों के विषय में जानकारी देना। अगली हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया कक्षोपयोगी सामग्री, जिसके अंतर्गत आप अगर लिखना चाहते हैं तो चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षण विधि में आपको यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। प्रश्नोत्तर के सामने प्रविधि लिख दीजिएगा, क्योंकि प्रश्नोत्तर प्रविधि होती, विधि नहीं होती। और पूर्व ज्ञान लिखा गया है छात्र वायुमंडल तथा इसके तत्वों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक, इतना होने के बाद आपको अपना लेसन प्लान सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग लिखना है प्रस्तावना। प्रस्तावना लिखिए, प्रस्तावना प्रश्न लिखिए, पाठ्य प्रस्तावना प्रश्न लिखिए। दोनों तीनों चीज़ें सेम होती हैं, आपको जो कॉलेज वाले आपको लिखने के लिए गए हैं वो चीज़ें लिख लीजिएगा। 2 कॉलम में डिवाइड किया गया है, छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। अब यहाँ पे छोटे बच्चे हैं तो इनमें देखेंगे आप तो क्रमबद्धता जो होती है उसको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी चीज़ जो कम से कम आप यहाँ पे आपसे कहा जाता है 5 प्रश्न पूछ के या फिर 4 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवाइए, तो 3 प्रश्न पूछ के भी, छोटे बच्चे हैं तो उनसे 3 प्रश्न पूछ के भी अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न पूछा गया हम कहाँ रहते हैं, बच्चे बोलेंगे पृथ्वी पर। फिर हम दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं आप कि पृथ्वी पर हमारे चारों तरफ क्या है, तो बच्चे बोलेंगे वायुमंडल। यहाँ पे पृथ्वी पर लिख दीजिएगा जिससे क्रमबद्धता बन भी जाए। फिर तीसरा के प्रश्न आएगा यहाँ पे वायुमंडल में क्या क्या उत्पन्न है, बच्चे नहीं बता पाएंगे, हो सकता है यहाँ पे कोई बच्चा बता दे। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अगर 4 क्वेश्चन आपको कहा जाए बनाने के लिए, तो वहाँ पे उन तत्वों के परसेंटेज पूछ लीजिए कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है, नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, ये पूछ सकते हैं आप। चौथा प्रश्न तो वहाँ पे समस्यात्मक हो जाएगा। उसके बाद तुरंत आपको उद्देश्य कथन बोलना है, यानी कि अपना टॉपिक बच्चों को बताना है कि उनको कौन सा टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है बच्चों आज हम वायुमंडल के तत्वों के विषय में अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया है कि वायुमंडल के तत्वों के बारे में आप उनको पढ़ाने वाले हैं।
हेडिंग डालिए प्रस्तुतिकरण। छात्र अध्यापक कथन में देखिए यहाँ लिखा गया है, थोड़ा सा दिखा देता हूँ इधर। वायुमंडल के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। पहला तापमान, दूसरा पवन, तीसरा वायुभार, चौथा वर्षा और पांचवा आर्द्रता। तापमान के बारे में बताया गया है। तापमान वायुमंडल तथा पृथ्वी की उष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। सूर्य सभी दिशाओं में प्रकाश और उष्मा का विकिरण यानी किरण फैलाना करता है। इसे सौर विकिरण कहते हैं। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली सौर विकिरण को सूर्यताप कहते हैं। धरातल मुख्यतः इसी सूर्यताप से गर्म होता है। सूर्य की किरणें पहले धरातल को गर्म कर देती हैं, फिर गर्म हुआ धरातल अपने संपर्क में आने वाली वायु को गर्म कर देती है। वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और वायुमंडल को गर्म करती है। इस प्रकार वायुमंडल मुख्यतः नीचे से गर्म होता है। अतः वायुमंडल के निचले भागों में सामान्यतः तापमान अधिक होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान घटता जाता है। इसलिए हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों पर सदैव बर्फ जमा होता है। वायुमंडल में गर्माहट यानी कि उष्मा का ठंडेपन की मात्रा को तापमान कहते हैं। तापमान मापने की मानक इकाई अंश सेल्सियस यानी कि डिग्री सेल्सियस है। इसे तापमापी यानी कि थर्मामीटर द्वारा नापा जाता है। दूसरा है वायुभार। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, उसका अपना स्वयं का भार होता है। इस कारण धरातल पर वायु अपने भार द्वारा दबाव डालती है। धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को ही वायुभार या वायुदाब कहते हैं। वायुदाब एक यंत्र के द्वारा मापा जाता है जिसे बैरोमीटर कहते हैं। माप की जो इकाई प्रयोग की जाती है उसे मिलीबार कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडलीय दाब का यहाँ पे वितरण एक समान नहीं है। दाब के वितरण में यहाँ पे लंबवत तथा क्षैतिज दोनों प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है ऊर्ध्वाधर तथा लंबवत वितरण। जैसा कि आप जानते हैं धरातल से ऊपर जाने पर वायु का दाब कम होता जाता है। वायु का घनत्व तो निचली परतों से सर्वाधिक होता है क्योंकि वायु की निचली परत में भारी गैस पाई जाती है। इसके विपरीत ऊपरी परतों की वायु यहाँ पे विरल होकर फैल जाती है। अतः ऊंचाई के साथ दबाव व घनत्व दोनों कम होता है। धरातलीय या क्षैतिज वितरण। वायुमंडलीय दबाव के अक्षांशीय वितरण को वायुदाब का क्षैतिज वितरण कहते हैं। इस आधार पर पृथ्वी पर वायुदाब की निम्न पेटियां पाई जाती हैं। विषुवतीय व भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं जिससे यहाँ की हवा गर्म और हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, जिससे यहाँ पर वायु की कमी के कारण वायु का दबाव कम होता जाता है। इस कम दबाव पेटी को यहाँ पे शांत पेटी या डोलड्रम कहा जाता है। ठीक है, आप डोलड्रम के बारे में भी जान गए होंगे। अब अगला यहाँ पे उपोष्ण उच्च दाब पेटी। यह पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर होती है। यह पेटी 30 डिग्री से और 35 डिग्री अक्षांश के बीच होती है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के आसपास होती है। यहाँ तापमान भी अधिक रहता है तथा भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब व उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र के ऊपर से आने वाली हवाओं के उतरने से वायुदाब भी उच्च पाया जाता है। वायुदाब तथा तापमान में विपरीत संबंध होता है, अर्थात जब तापमान ज़्यादा होता है तो वायुदाब कम होता है और जब वायुदाब ज़्यादा होता है तो तापमान कम होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब थर्मामीटर ऊंचा हो तो बैरोमीटर ऊंचा होता है। अगला है यहाँ पे उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी। यह पेटी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर 90 डिग्री तक पाई जाती है। यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर तिरछी पड़ती हैं, अतः तापमान स्थायी रूप से बहुत ही कम रहता है। अतः ध्रुवों के ऊपर उच्च वायुदाब पाया जाता है। अब यहाँ पे आता है बोध प्रश्न। देखिए थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। बोध प्रश्न पूछा गया है वायुदाब। यहाँ पे वायुमंडल के तत्व कौन कौन से हैं? बच्चे बोलेंगे तापमान, पवन, वायुभार, वर्षा व आर्द्रता प्रमुख तत्व हैं। दूसरा प्रश्न है वायुमंडल तथा पृथ्वी की उष्मा का प्रधान स्रोत, तो बच्चे बोलेंगे सूर्य। तीसरा प्रश्न है वायु किसका मिश्रण है? बच्चे बोलेंगे विभिन्न गैसों का मिश्रण है। चौथा प्रश्न है वायुदाब मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे बैरोमीटर। अब आप यहाँ पे अगला है वायुमंडल की आर्द्रता। छात्र अध्यापक कथन में दूसरा पॉइंट यहाँ पे बताया जाएगा। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा आती है। जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। जब सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ती हैं तब जहाँ कहीं भी थोड़ी नमी होती है वहाँ वह वाष्प में बदल जाती है और तथा यह वाष्प वायुमंडल में आ जाती है। जब ताप घटने पर जलवाष्प जल में परिवर्तित हो जाता है तो उसे संघनन कहते हैं। संघनन द्वारा ही ओस, पाला, कोहरा, बादल तथा वर्षा होती है। अगला है वर्षा। खुली स्वच्छ हवा में वायुमंडलीय जलवाष्प का लगातार संघनन होने पर संघनित कणों का आकार में वृद्धि होती है। जब ये कण बड़े और भारी हो जाते हैं तो पृथ्वी के धरातल पर गिरने लगते हैं।
जब वे बूंदों के रूप में धरती पर गिरते हैं तो इसे वर्षा कहते हैं, लेकिन जब ये हिमनदों के रूप में गिरते हैं तो इसे हिमपात कहते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को आर्द्रता मापी यंत्र कहा जाता है। अगला यहाँ पे मौसम और जलवायु। आपने कभी बदलते हुए मौसम को देखा है? दिन में हल्की हल्की ठंडी ठंडी सुहावनी हवा चलती है, तभी अचानक वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले पड़ने लगते हैं। इसके बाद मौसम साफ हो जाता है और तेज़ धूप चमकने लगती है। इस प्रकार पल पल, घंटे घंटे, दिन, सप्ताह, धूप, हवा, वर्षा आदि स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। यही दैनिक परिवर्तन मौसम कहलाता है। इसके विपरीत लंबे समय तक किसी क्षेत्र में विशेष की मौसमी दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। इस प्रकार मौसम वायुमंडल की क्षणिक बहुत कम समय के लिए अवस्था का बोध कराता है और तथा जलवायु दीर्घकालीन लंबे समय का अवस्था का बोध कराता है। बहुत प्रश्न है अब इसमें भी। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे आर्द्रता कहते हैं। दूसरा है ओस, पाला, कोहरा, बादल, वर्षा किसके द्वारा होती है? बच्चे बोलेंगे संघनन के द्वारा। तीसरा प्रश्न है वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे आर्द्रता मापी यंत्र कहते हैं। चौथा प्रश्न है जलवायु किसे कहते हैं? बच्चे बोलेंगे लंबे समय तक किसी क्षेत्र विशेष की मौसमी दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। अब आता है अगला हेडिंग यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न। यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं? दूसरा प्रश्न है वायुमंडल का हमारे लिए क्या महत्व है? तीसरा प्रश्न है सूर्यताप किसे कहते हैं? लास्ट हेडिंग है गृह कार्य। गृह कार्य में देखिए एक प्रश्न दिया गया है, सूर्य के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाकर लाइए। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा। इस वीडियो की अगर आप लोगों को पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखनी है आप तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ भी सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसके बारे में आप तक बिल्कुल फ्री में उसकी नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।